हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरव। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। ओके, अभी सॉल्यूशन क्या होता है? तो जैसे जनरली हम मतलब हमारे माइंड में जब भी सॉल्यूशन वर्ड आता है तो ऐसा लगता है कि एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे। जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन को बेसिकली हम एक मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, मींस टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे और उन कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो वर्ड हमने होमोजीनियस लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि जिसके अंदर सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, या हम उसको कह सकते हैं कि उसका यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन होता है ऑल दी कंपोनेंट्स का। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और हमारे सिलेबस के अंदर हम देखते हैं कि 11th-12th में हमें जनरली बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, ठीक है। तो जैसे सॉल्यूशन अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट उसके अंदर हमें दिखेंगे, एक होता है सोल्यूट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके हमारा सॉल्यूशन बनता है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें सोल्यूट क्या होता है जनरली किसी भी सॉल्यूशन में, अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, दैट इज अगर हम इस सॉल्यूशन को शुगर सॉल्यूशन कहें तो इसके अंदर एक कंपोनेंट है हमारा शुगर, ठीक है, जिसको हम सोल्यूट कह सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो होता है हमारा वाटर, जिसे हम यहाँ पे सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट बेसिकली क्या है? तो एक तो हम ये कह सकते कि सोल्यूट मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, या फिर जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन सिर्फ इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है कि किसी के प्रोपोर्शन से हम पहचाने वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो बेसिकली जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जिस कंपोनेंट के अंदर दूसरा एक कंपोनेंट मतलब सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं उस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कहेंगे सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो शुगर जो कंपोनेंट है हमारा वो वाटर के अंदर मतलब डिसॉल्व हो रहा है, तो शुगर ए पार्ट डिसॉल्व हो रहा है इसलिए वो सोल्यूट है, और वाटर के अंदर जो है एक कंपोनेंट डिसॉल्व हो रहा है इसलिए वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो ये बेसिक डेफिनेशन रही जिसके अंदर हमने देखा कि सॉल्यूशन होता क्या है। अभी सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसके बाद सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहती है। उसके बाद इसके अंदर और कुछ टर्म्स है जैसे सोल्यूबिलिटी होता है, उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अभी आज इस टॉपिक के अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उसके फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे, उसको भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अभी मोल फ्रैक्शन जो है मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपके पास दो कंपोनेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसके अंदर एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, ठीक है, तो जो भी ए के मोल्स सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे मोल्स ऑफ ए, और जो भी कंपोनेंट बी के मोल प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे मोल्स ऑफ बी। अभी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को
डिफाइन करने के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं, दैट इज काय। अभी काय अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मतलब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम उसी कंपोनेंट के मोल मतलब मोल्स ऑफ ए को न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। क्योंकि अभी इस सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट है, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर दो से ज्यादा कंपोनेंट होते, अगर 2 3 4 5 कंपोनेंट होते, तो हम डिवाइड बाय टोटल मोल, यहाँ पे टोटल मोल्स लेते हैं, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसको हम मोल ऑफ कंपोनेंट, मतलब यहां पे हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन क्या आएगी मोल फ्रैक्शन की, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल निकालने हैं, तो उस कंपोनेंट के मोल को हम जो टोटल मोल्स है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सब कंपोनेंट के मोल से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा और उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं मोल्स ऑफ बी को ऊपर लिखूंगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मैं एन टोटल लिख सकता हूं या फिर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो ही कंपोनेंट है, दैट इज कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ओके, अभी मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास है, तो इन दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के एडिशन जो होगी वो हमेशा 1 आएगी। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है, ठीक है, तो आप 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से भी इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब मोल्स ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में मोल्स गिवन नहीं होंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस का वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया जाए, तो उससे भी हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में मतलब इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास ऐसे दिया रहता कि 32 ग्राम CH4 प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। जैसे अगर हमारा एक कंपोनेंट है CH4, तो CH4 के मोल्स हम निकालते थे, मोल्स ऑफ CH4 मतलब जो मास गिवन है CH4 का, दैट इज यहाँ पे 32 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब CH4 का जो मोलर मास होगा वो होगा 60। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन एटम का मास नंबर होता है 12 और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 12 प्लस 4 ऐसे हम 16 इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ CH4 हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 1/2 या फिर हम इसको बोलेंगे 0.5। ओके, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे वाटर के मोल फाइंड आउट करना है, तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास वाटर का दिया हमें 90 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम, तो यहाँ पे 90/18 अगर करेंगे हम, तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास आएंगे 5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी कंपाउंड का अगर गिवन मास दिया है और अगर कंपाउंड आपके पास दिया है, मतलब कोई भी फॉर्मूला दिया है, तो आप इजीली उससे उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों कंपोनेंट के मोल्स आ गए, तो उनका मोल फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ CH4 के मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CH4 0.5 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये कितने दिए हमें 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, यहाँ पे हमारे पास टोटल मोल्स आ गए। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद है, कैंसिल हो जाएगा, तो 5/55 इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/11 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ
वाटर भी निकाल सकते हैं। वाटर के मोल्स कितने हैं हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने आ गए हमारे पास 5.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मतलब इससे भी एक फ्रैक्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं 5 डिवाइडेड बाय 5.5 मतलब 5.5 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 55/10 भी इसको मैं लिख सकता हूँ, और ये फिर 10 ऊपर चले जाएंगे तो ये 50 डिवाइडेड बाय 55, इस तरीके से आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। या फिर एक मोल फ्रैक्शन निकाल के आप 1 में से माइनस कर सकते हैं, ये भी रेशियो हमने देखा ही है। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता है तो हम 1 में से दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन माइनस करके भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो कभी कभी जेई में या नीट एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं है, मतलब जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर अगर वॉल्यूम टर्म आ जाती है तो हम उसे बोलेंगे कि वो टर्म जो है हमारे पास वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंपली मोल का रेशियो है, इसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हम इसे कहेंगे, और इसका कोई यूनिट भी नहीं लेंगे हम, मतलब इसको हम यूनिट लेस भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम कंपोनेंट का रेशियो है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आते हैं। और तीसरा एक हमने न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखा कि अगर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मतलब किसी भी कंपोनेंट का अगर मास गिवन है तो आप उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे और गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला मोल्स के लिए यूज करेंगे और उससे आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स निकालेंगे। और एक बार आपके पास मोल्स कैलकुलेट हो गए कि आप मोल फ्रैक्शन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अभी इसके बाद हम एक सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास मोलरिटी। अभी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है हमारे पास, जिसका नाम है मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, ओके। अब मोलरिटी अगर हम देखें किसी भी सब्सटेंस की, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है लीटर में। मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अगर आपको डिफरेंट यूनिट्स में दिया जाएगा तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, और इसी की वजह से हम यहाँ पे मोलरिटी का यूनिट देख पाते हैं मोल्स, क्योंकि ये रेशियो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, तो ऊपर तो मोल आ जाएगा डिवाइडेड बाय लीटर आएगा, ठीक है। या फिर हम इसको मोल लीटर इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इसी को मोलर भी कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 10 मोलर, या फिर कैपिटल एम भी अगर वैल्यू के साथ दिया है तो उसका मतलब भी आपको मोलरिटी गिवन है, ये आपको अज्यूम करना है, ओके। अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, तब ये जो वॉल्यूम है इसके डिफरेंट यूनिट दिए जा सकते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम की बात करें हम, मतलब 1 लीटर जो वॉल्यूम है आप इसको इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर अगर हम इसको देखें तो सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में भी आपको दिया जाता है। जैसे इसको हम 1000 ml ले, या फिर 10⁻³ cc बोल सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसे कह सकते हैं, ओके। तो ऐसे डिफरेंट यूनिट्स आपको वॉल्यूम की गिवन दिए जाएंगे। दिस इज द मोलरिटी टर्म। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट तो हमने डिस्कस कर लिया, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ गई, इसी की वजह से हम मोलरिटी टर्म को टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं, टेम्परेचर
डिपेंडेंट। ओके, अब मोलरिटी को हम और डिफरेंट वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मोल फ्रैक्शन देखा, मोल फ्रैक्शन के अंदर भी अगर हमें गिवन मास, मोलर मास का टर्म यूज करना है, तो जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम W2/M2 लिखेंगे। W2 क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू, अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया जाएगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसी फॉर्मूला को 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये भी एक फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे डिफाइन हो सकता है। W2 होगा आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट और M2 होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब उसी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, जो कि आप फॉर्मूला से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलरिटी। मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दी है हमारे पास। तो मोलरिटी अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स हमें गिवन दिए जाएंगे और उसका वॉल्यूम गिवन दिया जाएगा, तो उस केस में हम मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर कभी कभी मोलरिटी और वॉल्यूम टर्म दी जाती है और उसको आपको क्वेश्चन में मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूं तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैविंग molarity 5 मोलर। मोलरिटी 5 मोलर आपके पास दी है, ठीक है। अभी मोलरिटी 5 मोलर दी है, इसका मतलब 5 और मोलरिटी की यूनिट अभी हमने देखा 5 मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने मोल प्रेजेंट है? 5 मोल्स। तो 5 मोल्स यहाँ पे गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा तो उसका गिवन मास भी पूछा जा सकता है। अगर आपके पास मोल्स आपको पता है, ठीक है, मोल्स के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। या जैसे भी यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया W2/M2। अगर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला हमें पता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो हम इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं और उसका जो वेट है यहाँ पे वो भी हम मोल्स के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी मोलरिटी। अभी एक नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यहाँ पे देखेंगे, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का नाम मोलरिटी है। देखिए वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो बहुत बार बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है या फिर याद करते वक्त भी उनको डिफिकल्टी आती है कि ये मोलरिटी और मोलरिटी क्या है, ठीक है। जैसे थर्ड हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखें जिसका नाम होता है मोलरिटी, मोलरिटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मोलरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका वेट हम केजी में लेते हैं। दैट इज व्हाट द टर्म मोलरिटी फॉर अस, ओके। अभी यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं W2/M2। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं W1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे केजी में चाहिए और आपको अगर टर्म्स मतलब ग्राम में दी जाए W1 तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। W2/M2 इंटू 1000/W1, ये रिलेशन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे यूनिट कन्वर्जन हमारे पास केजी, या जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें केजी में ही चाहिए और अगर इनकेस कहीं हमें ग्राम में यूनिट दिया जाए तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब आपको W2 होगा आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट, M2 होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, W1 जो टर्म है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे इसका यूनिट अगर हम देखें, यूनिट तो ये होगा मोल केजी इनवर्स।
या फिर इसको मोलर भी कहा जाता है, MOLAN, या फिर स्मॉल m। मतलब देखिए कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर मैंने 2 कैपिटल M लिखा उसका मतलब मोलरिटी दी है, और 2 वैल्यू के साथ अगर मैंने स्मॉल m या मोलर वर्ड यूज किया तो उसका मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है। तो इसी की वजह से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो मोलरिटी भी हम किसी भी सब्सटेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 5 mole of A in 100 ग्राम सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट, क्वेश्चन को आप जैसे ही रीड करेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। जैसे 5 मोल्स ऑफ ए दिए हैं और 100 ग्राम सॉल्वेंट जो दिया है वो दिया है आपको W1, 100 ग्राम सॉल्वेंट के वेट के लिए हमने टर्म यूज की थी W1। और क्योंकि अगर हमारे पास ये वैल्यू केजी में दी रहती थी तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो 100 ग्राम दी है, तो हम ये सेकेंड फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसे अगर मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करूं 5 और उसके बाद सॉल्वेंट का वेट जो है वो 100 दिया है, ठीक है। और अगर ग्राम और केजी का कन्वर्जन आपको देखना है तो 1 केजी जो होता है वो आपके पास होता है 1000 ग्राम। ओके, और अगर आपको ग्राम वाली टर्म केजी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1/1000 केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻³ केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा और ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3। 5 इंटू +3 मतलब 1 क्या गया 3 जीरो है और डिवाइड में 100, तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 5 इंटू 10 आपका आंसर आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अभी क्वेश्चन में वेरिएशन डिफरेंट तरीके से आता है। जैसे इसी मतलब लेक्चर सीरीज में हम आगे आगे देखेंगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकते हैं, क्योंकि आज तो हम एक मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के कॉन्सेप्ट उसके फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अभी इसके बाद हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है 4th नंबर की, दैट इज नॉर्मेलिटी। अभी नॉर्मेलिटी भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें 4th नंबर की हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, जिसको हम यन से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी बेसिकली नॉर्मेलिटी होती क्या है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी में हम रेशियो लेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी आप इस टर्म को मोलरिटी से सिमिलर देख सकते हैं, मतलब जैसे मोलरिटी के अंदर भी हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के साथ ही कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे एक नई टर्म आपको क्या दिख रही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और मोलरिटी के अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब क्या डिफरेंस होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट में, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है इसको हम मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, n फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी मोल्स ऑफ सोल्यूट को तो यहाँ पे हमारे पास उसका इक्विवेलेंट वेट आता है जिसे हम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट भी कहते हैं। अभी ये टर्म इक्विवेलेंट यूज करने की जरूरत क्या होती है और बेसिकली n फैक्टर होता क्या है। अगर मैं किसी एसिड की बात करूं, ठीक है, तो एसिड जैसे हमारे पास HCl एसिड है तो ये एक H+ आयन दे सकता है, तो इसका n फैक्टर जो होगा वो 1 हो जाएगा।
कोई एसिड मेरे पास H2SO4 है, अगर ये 2H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो इसका एन फैक्टर जो होता है वो 2 आ जाएगा। तो इसी की वजह से अगर हम देखें, जैसे मोलरिटी टर्म में हम तो मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे, लेकिन एन फैक्टर टर्म में अगर हमारे पास डिफरेंट एसिड दिए हुए हैं तो उसके जो इक्विवेलेंट है उसके एन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि उसका एन फैक्टर चेंज होते जाएगा। जैसे अगर मैं कोई बेस की बात करूं तो बेस के केस में मेरे पास एग्जांपल है NaOH या फिर CaOH/2। तो क्योंकि NaOH एक OH प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, CaOH/2 दो OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। किसी एटम की बात आती है तो उसके केस में उसकी वैलेंसी उसका एन फैक्टर हो जाएगा। कोई कैटायन की बात आती है या एनायन की बात आती है तो उस केस में उसके ऊपर होने वाला चार्ज, अगर कोई सॉल्ट की बात करें तो कैटायन एनायन से ही बना हुआ होता है, उनके चार्जेस हम ले सकते हैं। इवन अगर हम कोई एटम की बात करें तो उसकी वैलेंसी, ये एन फैक्टर डिफाइन हम डिफरेंट टर्म की कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन दी है तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, उससे भी हम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन टर्म है स्पेशली, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे भी एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस एन फैक्टर से हमें और ज्यादा क्लैरिटी आती है कि एक्चुअल में उसके इक्विवेलेंट कितने हैं। क्योंकि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन दिए जाए, एक के अंदर एक एसिड HCl दिया है, दूसरे के अंदर H2SO4 दिया है, तो हो सकता है जब हम उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करें तो उस केस में क्योंकि इसके अंदर एक H+ है और इसके अंदर 2H+ है, तो हम H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली डिफाइन ना कर सके। अगर हमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलरली निकालना है तो उसका एन फैक्टर भी हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए नॉर्मेलिटी टर्म के अंदर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेते हैं। अभी इसी को अगर मैं मोलरिटी के साथ अगर मॉडिफाई करूं तो नॉर्मेलिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को अगर मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं उसकी नॉर्मेलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो, इसका मतलब तो मोलरिटी हुआ, जो कि हमने इसके पहले वाली कंसंट्रेशन टर्म में डिस्कस किया है। और एन फैक्टर एक नई टर्म आ जाएंगी जो कि मैंने आपको डिफरेंट एसिड बेस सॉल्ट के लिए बता दिया कैसे एन फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स थी जिसके ऊपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम इसको और डिटेल में, मतलब इसका फॉर्मुलेशन, मतलब इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा मतलब क्या एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल चेंज किया जाता है, कभी कभी डेंसिटी टर्म आ जाती है, तो डेंसिटी टर्म से हम मास बाय वॉल्यूम का, जैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, तो उस केस में भी आपको कभी डेंसिटी दी जाएगी, कभी वॉल्यूम दिया जाएगा, उससे आप मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर कभी कभी मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर आपको दिए और मोलर मास पता है तो आप उस केस से जो मास ऑफ सोल्यूट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मोलरिटी जो टर्म हमने देखी, तो मोलरिटी के अंदर होता है कभी कभी कि आपको जो रेशियो दिया जाता है, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट लेने के बजाय वो मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए आंसर मतलब उनका अलग आता है। हो सकता है ऑप्शन में कोई ऑप्शन उन्हें दिख भी जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट की वैल्यू में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आंसर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। हाँ, अगर बहुत कम डिफरेंस है तो हो सकता है कि उनका आंसर आसपास आ सकता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि कुछ डेसिमल का डिफरेंस दिया जाता है, तो उस वक्त बच्चे इस केस में गलतियां कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो तभी के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।